Today I would like to discuss about chapter number 6 and chapter number 6 का नाम है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज योर फिजिक्स इज कंसर्न, क्योंकि हमको अलग अलग सिस्टम के लिए वर्क और एनर्जी दोनों कैलकुलेट करने में आएगा। बोला हेमंत? हाँ, वीडियो मोकली आपीस, चिंता ना करीस, टेंशन ना करीस। है? हाँ हाँ हाँ। तो वर्क एनर्जी एंड पावर फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी है वर्क के बारे में, और अलग अलग केसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि अगर मुझे वर्क की जनरल डेफिनेशन लिखनी है तो जनरल डेफिनेशन का मतलब क्या होगा? वर्क की जनरल डेफिनेशन है, वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स which is responsible for motion, which is responsible for motion, which is responsible for motion, multiplied by distance or displacement execute by particle, displacement execute by particle up to which force is act on it। बहुत ही क्रिटिकल और परफेक्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, बेटा ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। आपने कहीं ना कहीं पर बॉलिंग एली नाम की गेम खेली है? नो सर। अरे अपने कोई भी मॉल में जाते हैं तो वहां पे बॉलिंग की गेम होती है, जहाँ पे बड़े बड़े इतने फुटबॉल जैसे बॉल होते हैं, उसमें 3 उंगलियां लगा करके बॉल के ऊपर फोर्स लगाना होता है और बाद में उसको रिलीज कर देते हैं। तो जब आप उसको रिलीज कर देते हो तो रिलीज होने के बाद तो वो अपने आप मोशन करते 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 जाता है और वहां पर जो बॉटल्स पड़े हुए होते हैं उसको गिरा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन वो हमारे हाथ का फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट एग्जीक्यूट बाय पार्टिकल अप टू विच फोर्स इज एक्ट ऑन इट। तो हमारे हाथ का फोर्स उसके ऊपर कब तक लग रहा था? जब तक हमने उसको रिलीज नहीं किया था। तो जब तक फोर्स लग रहा था तब तक उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है सिर्फ वही डिस्प्लेसमेंट वर्क में कंसीडर किया जाता है। हाथ से रिलीज कर देने के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? यस क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उसने जो किया है फोर्स के इन्फ्लुएंस में, वो तो हमारे हाथ में था तब तक ही किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी बात ध्यान से समझो, कंसीडर करो कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया है। कंसीडर करो कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक रखने के बाद यहाँ पर ये ब्लॉक के ऊपर कंसीडर करो, ये ब्लॉक के ऊपर कंसीडर करो ये ब्लॉक के ऊपर F जितना फोर्स एक्सटर्नली लग रहा है, इसके ऊपर एक्सटर्नली F जितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर एक्सटर्नली F जितना फोर्स लग रहा है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की इफेक्ट में, माइंड वेल, एक्सटर्नल फोर्स की इफेक्ट में ये ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स की इफेक्ट में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेम डायरेक्शन में D जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। F जितने फोर्स की इफेक्ट में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर D जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो ऐसे केस में वर्क यहाँ पर डिफाइन क्या होगा? तो यहाँ पर वर्क का बेसिक फॉर्मूला होगा, वर्क W इज इक्वल टू
F into D. Work is equal to force into displacement. Work is equal to force into displacement. ये इसका बेसिक फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स डायरेक्शन और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ऐसे केस में वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर इसकी जनरल डेफिनेशन में लिखता हूँ, इफ in case in which force and displacement both are in same direction, then work is simply product of force and displacement execute by object to which force is act on it. This is fundamental definition of work when force and displacement both are in the same direction. लेकिन ये बात यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। अब मैं यहाँ पर वर्क केस नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जहाँ पर वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, ऐसा केस मुझे डिस्कस करना है। कंसीडर करो कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कंसीडर करो कि मैंने एक ब्लॉक को रख दिया। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कंसीडर करो कि मैंने एक ब्लॉक को रख दिया। ये ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स कंसीडर करो कि F जितना है। ये ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में F जितना है, जबकि आप इस तरीके से डोरी बांधकर अगर किसी ब्लॉक को खींचोगे, ऑब्वियस है कि ये ब्लॉक तो पैरेलल टू सरफेस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेगा। अगर आप किसी ब्लॉक को इस तरीके से खींचोगे डोरी बांध करके, तो ये ब्लॉक एक्चुअली ये डायरेक्शन में मोशन करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फोर्स है वो फोर्स कुछ अलग डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ अलग डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन आप देख सकते हो कि फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल की कंपैरिजन में अगर थीटा जितना है, तो मैं फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट। मैं यहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट ले रहा हूँ। अगर मैं फोर्स के दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, फोर्स ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल अगर थीटा जितना है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा F cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा F sin थीटा। बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, टोटल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा यहाँ पर मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ हियर फोर्स इज एक्टिंग at an angle
at angle theta with respect to horizontal direction. horizontal direction, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में थीटा जितने एंगल पर लग रहा है तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा. बट ऑब्जेक्ट execute d displacement in horizontal direction. Object execute d displacement in horizontal direction. अगर ये डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ वर्क W इक्वल टू, यहाँ पर स्पेशली मैंने मेंशन किया हुआ है फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन. टोटल फोर्स उसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. कौन सा फोर्स उसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा ओनली उसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसलिए यहाँ पर एफ कॉस थीटा इंटू डी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. मैंने आपको क्लियरली बोला था जब डॉट प्रोडक्ट सिखाया था, इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, A dot B equal to AB cos theta. So work done is equal to FD cos theta, और FD cos theta को मैं F dot D से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इन शॉर्ट, अगर कहीं पर भी दो पार्टिकल, कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स के इन्फ्लुएंस में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेसिक बनता है एफ डॉट डी. यहाँ पर वर्क इक्वल टू एफ डी क्यों आया? क्योंकि वर्क का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है. अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है. अगर थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0 अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस 0, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1, ऑटोमेटिकली फिर से यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला एफ डी बन जाएगा. इन शॉर्ट यू कैन से दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement, the dot product of force and displacement is said to be work. मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझना. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वर्क. वर्क का मतलब हम सबको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हम सबको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. बट हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट किया है. डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो ऑलवेज स्केलर होता है. इसीलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भले वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. Force is a vector quantity, displacement is also vector quantity, but work is scalar quantity because it is a dot product of force and displacement. Friends, यहाँ पर हमने दो अलग अलग केसेस में वर्क को फाइंड करने का फॉर्मूला चेक किया. यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो. जैसे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसा पूछा गया है भाई एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है. क्वेश्चन इज इफ एनी पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट execute displacement D
इक्वल टू 2,3,5 मीटर under influence of constant force under influence of constant force F equal to 3 minus 4 minus 6 Newton, then how much work is done? यहाँ पर बेटा अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है, मैंने अभी आपको सिखाया कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट मतलब मुझे फोर्स का मतलब 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप करना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट करने के लिए ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ax bx मतलब 3 इंटू 2, ay by मतलब -4 इंटू 3 प्लस -6 इंटू 5। इसका मतलब ये हुआ -36 आंसर। 3 2 6 -12 -30, इसका मतलब आंसर आया -36 जूल। तूने नहीं बोला इसलिए मैंने हाँ नहीं बोला। फिजिक्स थर्ड -36 क्या मतलब क्या? मैं मीटर ले लू, यूनिट साथ में बोलने की आदत डालो। इट इज अ वर्क इज इक्वल टू -36 जूल। बेटा मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जाता हूँ अगर थीटा की वैल्यू, यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अगर अलग अलग केसेस में वर्क को। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ अगर थीटा की वैल्यू इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो ऐसे केस में 90 डिग्री से कम का मतलब तो ये हुआ वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम है तो ऐसे केस में कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री का मतलब, बेटा थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री का मतलब तो ये हुआ, लेस देन 90 डिग्री का मतलब तो ये हुआ, लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? लेस देन 90 डिग्री का मतलब, लेस देन 90 डिग्री का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस और नो? थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा लेस देन 90, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा की जो आंसर आएगी ये आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और अगर वर्क पॉजिटिव होता है, याद रखो इफ वर्क इज पॉजिटिव, then it is said to be work done by the object. It is said to be work done by the object. जब वर्क पॉजिटिव होता है तो उसको वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन कंसीडर करो कि अगर कंसीडर करो कि थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में है। थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में होगी, ऐसे केस में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। लेकिन 90 से 180 डिग्री के बीच का मतलब तो ये हुआ, यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा नेगेटिव होता है। अगर कॉस थीटा नेगेटिव है,
ऑब्वियस है कि वर्क डन भी यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अगर वर्क डन नेगेटिव आता है तो दैट इज सेड टू बी वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। केमिस्ट्री से ये उल्टा है, माइंड वेल। वर्क डन इज पॉजिटिव, देन वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, एंड वर्क इज नेगेटिव, देन वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कंसीडर करो कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू 90 मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे केस में वर्क ऑलवेज जीरो होता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन जीरो होगा। मेरी बात समझो, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, कंसीडर करो कि अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ मोशन के केस में हमको पता है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने चिल्ला चिल्ला के डिस्कस किया है, प्रीवियस चैप्टर में हमने चिल्ला चिल्ला के डिस्कस किया है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है, ऑब्वियस है हर एक पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट होगा। मतलब ये उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। और अगर मैं यहाँ पर उसके लिए फोर्स फाइंड करने जाऊं, बेटा कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड। अगर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल है, मतलब वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स का डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यस सर। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा कंपलसरी 90 होगा, और थीटा 90 है तो ऐसे केस में सर्कुलर पाथ मोशन के केस में ऑलवेज वर्क जीरो ही आता है। आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि कंसीडर करो कि एक पार्टिकल सर्टेन फोर्स के इन्फ्लुएंस में सेमी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, सेमी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, तो भी बेटा वर्क जीरो ही लेना है, क्योंकि सेमी सर्कुलर पाथ के केस में भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होता है। सेमी सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ऐसा कोई भी पाथ है तो कंपलसरी वर्क ऑलवेज जीरो आपको वहां पर लिख देना है। तो दिस आर द डिफरेंट केसेस इन विच वी हैड डिस्कस अबाउट वर्क डन। वर्क के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बहुत ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। वो क्वांटिटी का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो आपको बहुत ही मजेदार लगी होगी काइनेटिक एनर्जी, अभी तक आपने काफी बार पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। चलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? देखो, एक सिंपल सी बात है। अगर कंसीडर करो कि आप रोड पर कहीं जा रहे हो, और रोड पर जाते वक्त मैं आपको एक खाली बुलेट दिखाता हूँ, चलाने वाला बुलेट नहीं, गन में से निकली हुई बुलेट दिखाता हूँ, और खाली बुलेट आपको दिखा के बोलूं, गन नहीं है मेरे पास, खाली बुलेट है, और मैं बुलेट दिखा के बोलूं, यात्रा तारी પાસે જેટલા પૈસા હોય બધા મને આપી દે, તો તું મને આપી દે? ના સર। પણ એક બુલેટ જો ગનની અંદર ભરીને બતાવું તો આપી દઉં ને। तो आप ही दे रहे। कहવાનો मतलब मारो इतना है, कहने का मतलब बेटा मेरा इतना ही है कि आपको भी पता है कि खाली बुलेट जो होगी उसको अगर मैं आपको फेंक के भी मारूंगा तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी वो गन में से फायर होने के बाद आती है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, द कैपेसिटी of any object to do work
do work due to its motion, due to its motion is called as its kinetic energy. Its kinetic energy. Capacity of any system to do work due to its motion is said to be its kinetic energy. अगर कंसीडर करो कि कोई पार्टिकल का मास, इफ पार्टिकल हैव मास ऑफ m, अगर किसी पार्टिकल का मास m है एंड its velocity is v, then its kinetic energy a equal to half mv square. Mind well, kinetic energy is a scalar quantity. Mind well, kinetic energy is a scalar quantity. Kinetic energy is a scalar quantity. आप बोलोगे कि सर वो तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया हुआ है a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर. याद रखना खास, a डॉट a इक्वल टू, एक्चुअली a डॉट a इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड a, दूसरे a का मैग्नीट्यूड a, दो a के बीच का एंगल 0, इसलिए a इंटू a मतलब a स्क्वायर, cos 0 इक्वल टू 1. याद रखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आप हाफ m v डॉट v भी लिख सकते हो, बिकॉज mv मतलब p, क्योंकि v डॉट v इक्वल टू v स्क्वायर, वो दो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है. यहाँ पर आप इसको हाफ p डॉट v ऐसा भी लिख सकते हो, या तो फिर अगर किसी की इच्छा इसको स्केलर फॉर्म में लिखने की है तो a इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2. तो ये इक्वेशन को मैं m से मल्टीप्लाई करता हूं, m से डिवाइड करता हूं, दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू p डॉट p अपॉन 2m भी लिख सकते हो. बेटा इतने डिटेल में अलग अलग इक्वेशन में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि काफी सारे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ सकती है. यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रिलेशन આ ઇક્વેશન પાછી કરાવજો ને. કયું? સેકન્ડ વાળું दिस वन ના, એના પછી વાળું. चलो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2 लिखा है, इसमें कोई डाउट है? नो सर. चलो, इसका मतलब m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, दैट विल बिकम m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m. बट लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv. यस. तो m स्क्वायर v स्क्वायर मतलब p स्क्वायर अपॉन 2m. हाँ हाँ, समझी गई. And p square can be represented as p dot p. Relation between kinetic energy and linear momentum. Relation between kinetic energy and linear momentum. Mind well, linear momentum vector quantity है, kinetic energy scalar quantity है. बहुत ध्यान से समझना. Relation between kinetic energy and linear momentum, a equal to p square by 2m. P equal to under root 2mk. This is relation between linear momentum and kinetic energy. बेटा मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझना. अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ के मोशन के केस में इसकी वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी. कंसीडर कर लो कि हर बार उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है. इसका मतलब ये हुआ कि उसकी v की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बट v का डायरेक्शन हर एक मोमेंट पर चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हर एक मोमेंट पर p चेंज हो रहा है, हर एक मोमेंट पर मोमेंटम चेंज हो रहा है.
क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हर एक मोमेंटम चेंज हो रहा है। बट काइनेटिक एनर्जी का मतलब k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, उसको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। इसका मतलब जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ मोशन करता है, तो याद रखो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, if any particle execute uniform circular motion, then its kinetic energy remain constant, but याद रखो कि उसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम changes at each and every moment, क्योंकि मोमेंटम is a vector quantity, kinetic energy is a scalar quantity. Kinetic energy mind well Sir? kinetic, हाँ सर रिपीट करो ना एक वक्त। देखो मोमेंटम का इक्वेशन क्या है, P इक्वल टू mv। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हर एक मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ Yes. वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट। हर एक मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी, बट स्पीड चेंज होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का तो फंडामेंटल ही है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन ऑफ Yes. वेलोसिटी चेंज होता है, बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, कि मोमेंटम को डायरेक्शन के साथ लेना देना है। इसका मतलब मोमेंटम चेंज होगा हर एक मोमेंट पर, काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती है। इसके ऊपर बेस्ड बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के मिलेंगे, ऐसे टाइप के, हाँ ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ linear momentum of any particle increase by 50%, then what should be percentage change in its kinetic energy? अगर लीनियर मोमेंटम में 50% इंक्रीज हुआ है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से समझो। अगर इनिशियल मोमेंटम कंसीडर कर लो P है, मोमेंटम में 50% इंक्रीज हुआ है। अगर इनिशियल मोमेंटम 100 होता और 50% इंक्रीज होता, तो फाइनल मोमेंटम 150 होता। तो हाँ या ना? Yes sir. रिपीट Yes कर sir. देना, समझ नहीं पड़ी। इनिशियल मोमेंटम तो P है, तो फाइनल कितना होगा? तो फाइनल मोमेंटम होगा P2 इक्वल टू 150p अपॉन 100 इक्वल टू 1.5p। फाइनल मोमेंटम मिल गया। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो मैं पहले फाइंड करता हूं। हमारे पास इक्वेशन है k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। माइंड वेल मास इज कांस्टेंट, और अगर मास कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। k1 इज प्रोपोर्शनल टू p1 का स्क्वायर, k2 इज प्रोपोर्शनल टू p2 का स्क्वायर। तो k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू p2 अपॉन p1 होल स्क्वायर। बोलो डाउट है? नो सर। No तो sir. मेरी बात ध्यान से समझो, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते वक्त सबको पता है k2 इक्वल टू k2, बट k1 इक्वल टू k, p2 इक्वल टू 1.5p
P1 equal to P whole square, P cancel, K2 upon K is equal to, बेटा अचानक बंद हो जाए, रीजॉइन नहीं करना है, 2.25, K2 is equal to 2.25 K आया, ये फाइनल मोमेंटम मिल गया। मुझे फाइनल मोमेंटम नहीं, मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब 2.25 के माइनस के इक्वल टू 1.25 के। अब बेटा ध्यान से फटाफट बोल रहा हूं, अगर आपको कहीं पर भी परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है ना, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन के अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। चेंज इन के इज 1.25 के, इनिशियल इज के इनटू 100, के कैंसल, दैट इज इक्वल टू 125%। अगर लीनियर मोमेंटम में 50% का इंक्रीज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में 125% का इंक्रीज होगा। दिस इज सेड टू बी फंडामेंटल। ऐसे बहुत सारे अलग अलग परसेंटेज वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। अचानक बंद हो जाएगा क्योंकि 30 सेकंड जैसा बाकी बचा है। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब इतना है कि आज हमने काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन और वर्क बारे में डिटेल में पढ़ा।